अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो इस चैप्टर में हीमोडायनामिक डिसऑर्डर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ शॉक में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो एम्बोलिज्म है। मेन जो हमारा आज का टॉपिक वो एम्बोलिज्म ही है, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो थ्रोम्बोसिस पढ़ा था उसके 2 टॉपिक्स रह गए थे। पहले हम उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। लेट्स कंटिन्यू। थ्रोम्बोसिस हमने कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन हम लास्ट जो इसके 2 टॉपिक्स रह गए थे जिसमें 4 फेट्स ऑफ थ्रोम्बस रह गया था और उसके कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स रह गए थे। पहले 4 फेट्स ऑफ थ्रोम्बस की बात कर लेते हैं। थ्रोम्बस बन गया, अब उसके बाद उसका क्या होगा। उसके 4 तरह के फेट्स होंगे। सबसे पहले वो प्रोपागेट कर जाएगा या इम्बोलाइज कर जाएगा या फिर उसकी डिसॉल्वमेंट हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा, या वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा या रिकनालाइजेशन होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं। जो प्रोपागेशन है इसमें क्या होगा कि थ्रोम्बस मज़ीद प्लेटलेट्स और फिब्रिन को अपने साथ मिला के अपनी जो क्लॉट है उसको ग्रो करवाएगा, जिसकी वजह से वो जो वेसल्स है वो मज़ीद एक्लूड हो जाएगी और थ्रोम्बस स्फेयर कंडीशन में चला जाएगा। थ्रोम्बस स्फेयर कंडीशन में चलेगा, वो जो वेसल्स है वो क्लॉटिंग की वजह से हमारी जो बॉडी है वो स्फेयर कंडीशन में चली जाएगी। ये हो गया फर्स्ट, जो हमारे पास है प्रोपागेट हो जाएगा, मज़ीद ग्रो कर जाएगा हमारा जो थ्रोम्बस है। सेकंड है एम्बोलिज्म, एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या होगा कि जो थ्रोम्बस है मेनली जो डीवीटी होता है हमारे पास, वो जब लेग्स में बन रहा होता है तो सम टाइम वो जो थ्रोम्बस है वो ब्रेकआउट होकर किसी और ऑर्गन में चला जाता है, किसी और बॉडी पार्ट में चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एम्बोलिज्म। हमने पढ़ा था कि थ्रोम्बस के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो मूव नहीं करता, लेकिन अगर उसका कोई पार्ट ब्रेक होकर किसी और बॉडी ऑर्गन में चला गया या किसी और वेसल्स में चला गया तो दैट इज़ कॉल्ड embolization. The thrombus or a piece of it dislodged and travel through the bloodstream to lodged in a distant vessel. This is a major cause of death. इसके एग्जांपल में हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैसे बनता है, जब डीवीटी होता है हमारे पास डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बनता है, तो वो जो थ्रोम्बस है वो वेन से होते हुए वो चला जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट। वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी में लॉज हो जाता है और वहाँ पे एम्बोलिज्म करवा देता है। इसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। डिसोल्यूशन थर्ड जो हमारे पास वो डिसोल्यूशन है, इसमें क्या होगा हमारे जो बॉडी में नेचुरल सिस्टम होता है फिब्रिनोलाइसिस वाला, वो थ्रोम्बस को ब्रेक कर देता है। हम लोग जब ये तभी काम करते हैं कि जब हमारे पास कोई क्लॉट बना है तो हम उसके स्टार्ट में ही ये थेरेपी देना स्टार्ट कर दें तो हम लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा जो थ्रोम्बा है वो ऑल्डर हो गया तो वो रेजिस्ट करेगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। इसमें हम लोग जो थेरेपी देते हैं क्लॉट बस्टिंग थेरेपी, इसमें हम लोग टीपीए इंड्यूस करवाते हैं बॉडी में टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो हमारे पास फिब्रोनाइसिस स्टार्ट करवा देता है। और जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन और रिकनालाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे जो प्लेटलेट्स और फिब्रिन है वो रिप्लेस कर जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ। इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं जो साथ हमारे जहाँ क्लॉट बना है वहाँ की जो वेसल्स वॉल्स है ना वो इसमें उस क्लॉट में इनकॉपरेट करवा देती हैं। कुछ एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स और फिब्रोब्लास्ट इनकॉपरेट करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्लॉट है उसकी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। रिकनालाइजेशन में क्या होता है कि जो क्लॉट है ना उसमें न्यू कैपिलरीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, बॉडी उसमें न्यू कैपिलरीज बनना स्टार्ट करवा देती हैं। वो पैटर्न जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उस केस में क्या होता है कि जब न्यू कैपिलरीज बनती है ना तो कुछ हद तक उन क्लॉट की दरमियान में से ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो जो वेसल्स होते हैं ऑलरेडी नैरो हो चुकी होती है क्लॉट की वजह से, तो ये इतना परफेक्ट रिकनालाइजेशन नहीं होती। तो ये थे 4 फेट्स थ्रोम्बस के। क्या होते हैं, सबसे पहले प्रोपागेट करता है जिसमें मजीद वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है थ्रोम्बस। एम्बोलाइजेशन वो किसी और साइड पे जाके ग्रो करता है। डिसोल्यूशन बॉडी फाइब्रिनोलाइसिस की वजह से उसको ब्रेक कर देती है। और फोर्थ है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है रिकनालाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो थ्रोम्बस है मजीद उसमें एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल्स और फिब्रोब्लास्ट ग्रो कर इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। रिकनालाइजेशन में उसमें न्यू कैपिलरीज बनना स्टार्ट हो जाती है थ्रोम्बस में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकनालाइजेशन की डिटेल यही है कि जो द प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो थ्रोम्बस जिस वेसल में बना होता है उसकी जो वॉल्स होते हैं उसमें से कुछ सेल्स ब्रेकआउट होते हैं, जैसे एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल और फिब्रोब्लास्ट उस थ्रोम्बस में आना स्टार्ट हो जाते हैं। रिजल्ट में यही होता है कि थ्रोम्बस रिप्लेस कर जाता है कनेक्टिव टिश्यू के साथ और मल्टीपल स्मॉल एंडोथेलियल लाइज चैनल्स वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड रिजल्ट यही मिलता है हमें, जो हमारी वेसल की ल्यूमन होती है वो नैरो हो जाती है। नैरो ऑलरेडी होती है क्योंकि क्लॉट बना हुआ है, लेकिन अब क्लॉट के अंदर से उन्होंने न्यू कैपिलरीज बनाना स्टार्ट कर दिए तो जो इर्द गिर्द जो होगा वो तो क्लॉट रहेगा, लेकिन जो न्यू कैपिलरीज बनी है वहाँ से कुछ हद तक ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एंड रिजल्ट यही निकलता है, द वेसल्स ल्यूमन इज परमानेंटली नैरोड एंड द ओरिजिनल थ्रोम्बस में भी रिड्यूस। और जो एंड पे जो थ्रोम्बस बच जाता है वो हमारे पास स्मॉल फाइब्रस जो उसका पीस होता है, स्मॉल फाइब्रस प्लैक, वो वॉल के साथ अटैच ही रहता है।
क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थ्रोम्बस में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले डीवीटी की बात कर लेते हैं, जो वीनस थ्रोम्बोसिस करवाती है। इसकी लोकेशन मैटर करती है कि ये कहाँ कहाँ पे बना हुआ है। अगर सुपरफिशियल वेन के ऊपर बना हुआ है, एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सेफिनस वेन। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाता थ्रोम्बस, इस ऊपर ऊपर सुपरफिशियल वेन पे ही रहता है, जिसमें हमारे पास लोकल पेन होती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, टेंडरनेस, मतलब वो जो एरिया वो सॉफ्ट होने की वजह से ईजिली इंजर्ड हो सकता है, लो रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म होता है और ये स्किन अल्सर भी करवा सकता है। उसके बाद अगर ये डीप वेन में हो गया, जैसे पॉप्लिटियल और फेमोरल या इलियक वेन्स, इलियक आर्टरी या वेन्स में हो गया, तो ये सीरियस कंडीशन होगी। इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हो सकता है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब डीवीटी होगा तो वो डीवीटी थ्रू वेन्स वो जाएगा हार्ट की तरफ, हार्ट से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वहाँ जाके लॉन्च हो जाएगा या वहाँ पे जाके रेस्ट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। साइलेंट थ्रेट इसमें यही होता है कि 50% केस ऑफ डीवीटी में एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसमें कोई हमें सिम्टम नज़र नहीं आता, कोई पेन नहीं होती हमें, क्योंकि वहाँ कोलेटरल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। कोलेटरल सर्कुलेशन ये होती है कि अगर एक आर्टरी बंद हो गई, कुछ हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन या लंग्स हो सकता है या हार्ट हो सकता है, जब इनकी एक वेन्स या आर्टरी बंद हो जाती है तो वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करवाती है, जिसकी वजह से जो वो ना एक किसी और वेन से ब्लड लेना स्टार्ट हो जाती है, किसी और आर्टरी से ब्लड लेना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इन द केस ऑफ ये लंग्स में अगर एक आर्टरी बंद हो गई है तो वो दूसरी आर्टरी को अगर उसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुकी है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है कम्प्लीटली, तो वो ब्रोंकियल आर्टरी को कहेगी कि वो उसको ब्लड प्रोवाइड कर देगी। इस तरह वहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं होता, वहाँ पे मतलब सर्कुलेशन में मसला नहीं होता। इसी वजह से हम लोग इसको यही कहते हैं कि तब तक हमें पता नहीं चलता जब तक ये स्वेयर कंडीशन में नहीं चला जाता। ऑफन डायग्नोज ओनली आफ्टर अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म अकर, जब स्वेयर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो तब ही हमें जाके पता चलता है। तो स्टार्ट में हमें डीवीटी जब स्टार्ट में होता है तो तब हमें इसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। मेजर रिस्क फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, इसके रिस्क में आ सकता है कि बेड रेस्ट कर रहा है कोई पेशेंट, इमोबिलिटी है, मूव ही नहीं कर रहा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया या पोस्ट ऑपरेशन स्टेट है उसकी, ट्रोमा, बर्न, ये सब इसके मतलब कॉजेज हो सकते हैं। या प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, प्रेगनेंसी के बाद कैंसर, टोशियो सिंड्रोम, एडवांस एज, तो मतलब ओल्ड एज में भी हो सकता है ये डीवीटी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आर्टीरियल और कार्डियक थ्रोम्बोसिस कैसे क्लिनिकल, इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले इसका प्राइमरी कोज हमें पता है, हमने बहुत दफ़ा पहले डिस्कस कर लिया कि ये अथीरोस्क्लेरोसिस, मतलब कोई भी फैट, कोलेस्ट्रॉल हमारे जब वेसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है तो वो हमारे एंडोथेलियल की इंजरी भी करवा सकता है और ब्लड फ्लो को भी ख़राब कर सकते हैं। इसमें जो ब्लड फ्लो की जो टाइप होती है वो टर्बुलेंस टाइप होती है, स्टेसिस नहीं होती, टर्बुलेंस होती है। कॉन्सिक्वेंसेज में यही होता है कि वेसल की ऑक्लूजन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, या अगर अथीरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा है तो वो कंप्लीट वेसल को इंक्लूड कर देंगे, जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब टिश्यू को ब्लड नहीं मिलता तो वहाँ पे निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल में इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकता है या स्ट्रोक की कंडीशन में हो सकता है। कार्डियक मोराल थ्रोम्बाई में यही होता है कि जो हमारे पास जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद जो हमारे पास हार्ट की एबिलिटी होती है पंप करने की वो स्लो हो जाती है, वो सही तरह हार्ट पंप नहीं करता। या एट्रियल फिब्रिलेशन में यही होता है कि एट्रियल कंडीशन में जो ब्लड होता है हमारे पास स्टेसिस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है जो क्लॉट होता है वो स्टेसिस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी राइट एट्रियम होती है ना वो ब्लड सही से पंप नहीं करती, और अगर मिट्रल स्टेनोसिस हो गई है, वहाँ जो वेल्व है वो भी अगर नैरो हो गया तो वहाँ पे जो ड्यू टू जब ब्लड वहाँ के जमा होगा उस स्पेस में एट्रियम में जब जमा होगा तो ब्लड जमा होता जाएगा क्योंकि आगे वॉल्व बंद है, नैरो है, वो आगे नहीं जाएगा, वेंट्रिकल तक नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो जब ब्लड जमा हो गया तो वो प्रेशर लगाएगा इर्द गिर्द की वॉल्व पे, जिसकी वजह से वहाँ स्पेस ज़्यादा होगी तो एट्रियम जो अपना काम फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, जो उसने ब्लड को मज़ीद पम्प करना था, वो ख़राब हो गया। उसके बाद वहाँ पे क्लॉटिंग, क्योंकि ब्लड एक ही जगह पे पड़ा हुआ है तो वहाँ स्टेसिस ब्लड होगा और वहाँ पे क्लॉटिंग एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, वो स्टेसिस ब्लड है, वो सरफेस एरिया फॉर क्लॉटिंग के लिए। और प्रोन टू एम्बोलाइज टू ब्रेन, किडनी, और ये किडनी तक भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, स्प्लीन तक भी जा सकता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, की पॉइंट की तरफ देखिए आप। आर्टीरियल थ्रोम्बाई डेंजर इसलिए होते हैं क्योंकि आर्टीरियल ने अवे ऑफ द हार्ट ब्लड को लेके जाना होता है। क्यों इसमें जब थ्रोम्बाई आर्टीरियल में होगी तो वो क्या होगा कि ब्लड को ब्लॉक कर देगी और डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड नहीं जाएगा। वीनस थ्रोम्बाई केस में जो ब्लड होता है वो वापस बैक टू द हार्ट आना होता है, तो इस केस में क्या हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्बोलाइजेशन हो सकती है। डीवीटी एक इसकी अहम एग्जाम्पल है, जिसमें डीवीटी जिस पर्सन को होता है उसमें एम्बोलिज्म हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार हो सकता है वो। डीआईसी क्या
DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब थ्रोम्बिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो क्लॉटिंग, छोटे छोटे क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं वेसल्स में। वो जो क्लॉट्स हैं वो प्लेटलेट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादा थ्रोम्बिन की वजह से ज़्यादा क्लॉट बनेगा और ज़्यादा क्लॉट की वजह से ज़्यादा प्लेटलेट कंज्यूम होंगे हमारी बॉडी में से। तो जब इंजरी होगी, तो जब ब्लीडिंग उन केस में जब ब्लीडिंग होगी तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी है, तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से स्वेयर ब्लीडिंग भी होगी और स्वेयर क्लॉटिंग भी होगी। एंड द पैराडॉक्स यही होता है, द मैसिव क्लॉट जो होगा वो कंज्यूम करेगा प्लेटलेट्स को और क्लॉटिंग फैक्टर को, जिसकी वजह से स्वेयर ब्लीडिंग होगी। क्लिनिकल पिक्चर में हम लोग देखिए, द पेशेंट स्विंग्स फ्रॉम थ्रोम्बोसिस, ऑर्गन फेलियर टू हेमरेज, ब्लीडिंग फ्रॉम द साइड्स। थ्रोम्बोसिस हुआ और साथ में हेमरेज हो गया। इसमें क्या होता है कि जब हमारे वेसल्स में माइक्रो क्लॉट्स बनते हैं तो वो कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन कुछ ब्लड फ्लो को कम करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बॉडी में फाइब्रोनेटिक सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है, वो क्लॉटिंग को डिजोल्व करवाता है। हमें पता है वो जो क्लॉट बने उसने प्लेटलेट्स को कंज्यूम किया हुआ है, तो जब फाइब्रोनेटिक सिस्टम जो है वो इसको क्लॉट को डिजोल्व करवाते हैं तो साथ में प्लेटलेट्स को भी खत्म करवाते हैं, जिसकी वजह से स्वेयर हेमरेजेस स्टार्ट हो जाते हैं उस साइट ऑफ इंजरी से। उसके बाद ट्रिगर इसमें क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस में जैसे एमनियोटिक फ्लूइड, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसको सेप्सिस कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या एडवांस कैंसर या ट्रॉमा के केस में हो सकता है। उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस जब ब्लड से होते हुए किसी भी ऑर्गन साइड पे चल जाए, किसी भी डिफरेंट वेसल्स में चले जाए, डेट इज़ कॉल्ड एम्बोलिज्म। 95% जो एम्बोलाई होता है वो थ्रोम्बाई का ही एक पार्ट होता है। हमने पहले पढ़ा कि जो DVT है वो एक थ्रोम्बस तो बनाती है, लेकिन जब वो थ्रोम्बस मूव कर जाता है तो वो एम्बोलाई बन जाता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। तो 95% केस में थ्रोम्बाई ही होता है, लेकिन वो मूव कर जाता है। अदर इसमें जो टाइप्स हैं, फैट एम्बोलिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, बोन मैरो से फैट के ग्लोब्यूल्स निकलते हैं और वो जो वेसल्स हैं वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है। गैस एम्बोलिज्म में यही होता है कि नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं हमारे वेसल्स में। अथीरो एम्बोलिज्म और कोलेस्ट्रॉल एम्बोलिज्म में हमारे जो कोलेस्ट्रॉल के डेब्री हैं तो वो हम जो वेसल्स में है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ट्यूमर के केस में मेटास्टेसिस की वजह से एम्बोलिज्म हो जाता है। एमनियोटिक फ्लड में यही होता है कि ड्यूरिंग बर्थ जब सर्जरी हो रही होती है, प्रोसीजर चल रहा होता है, तो ड्यू टू इंजरी या किसी भी कट की वजह से वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है फीटल का, वो चला जाता है मदर के ब्लड में। कोई कुछ भी हो सकता है, वो कोई म्यूसिन हो सकता है, कोई हेयर हो सकता है, कोई स्किन सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब वो ब्लड में चला जाता है तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है और ये DIC को भी ट्रिगर कर सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम लोग इसको एक 1 बाय 1 डिटेल में बात कर लेते हैं। इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ से स्टार्ट होती है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया। 95% ये DVT से होती है, जो लेग में ज़्यादातर होते हैं। इसका पाथ क्या होता है, DVT का कोई भी फ्रेगमेंट टूटता है, लेग वेन से होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट जाता है, वहाँ पे जाके पल्मोनरी आर्टरी में वो लॉज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। अगर स्मॉल है 60 से 80% वो फ्लो को इंक्लूड करवाएगा। ये क्लिनिकली साइलेंट होता है। स्मॉल के केस में हमारी बॉडी को ज़्यादा पता नहीं चलता, ये ऑर्गेनाइज होता है और वेसल के साथ इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। अगर कोई मैसिव एम्बोलिज्म है, कोई मैसिव थ्रोम्बस है, तो वो 60%, मोर देन 60% भी हो सकता है, वो फ्लो को इंक्लूड करवा देता है। इस केस में सडन डेथ हो जाती है, हार्ट फेलियर, क्योंकि वो राइट साइड पर बनता है तो राइट हार्ट फेलियर हो सकता है और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। रिकरेंट में अगर एक दफ़ा हिस्ट्री में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हुआ है, इज़ अ मेजर इफेक्ट, तो वो नेक्स्ट भी इसका रिस्क होता है कि वो दोबारा भी हो सकता है। रिकरेंट मतलब बार बार हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि पल्मोनरी हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। अगर मीडियम साइड आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो वहाँ हेमरेज स्टार्ट हो जाएंगे। इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन इन्फेक्शन रेयर हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो कोलेटरल सर्कुलेशन स्टार्ट करवा देते हैं, जिसमें वो ड्यूल सिस्टम से ब्लड को लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो वो ब्रोंकियल आर्टरी से ब्लड लेना शुरू कर देंगे। अगर जो ब्रोंकियल फ्लो है वो भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। ये उस केस में होता है कि अगर किसी को पर्सन को हार्ट अटैक पहले हुआ है तो वो ये उस केस में होता है। क्रॉनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अगर मल्टीपल रिकरेंट एम्बोलाई आ चुके हैं, बन चुके हैं, तो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकते हैं, या वो एट द एंड जो हमारी राइट वेंट्रिकल है वो फेल हो सकती है, क्योंकि जो हमारा राइट साइड वाला हार्ट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल भी अपना जो ब्लड है वो पंप नहीं करेगी, ओवर द टाइम वो भी फेल हो जाएगी। पैराडॉक्सियल कॉन्ट्राडिक्शन ये होती है एम्बोलिज्म में कि जो वीनस होता है लंग से, वो थ्रू द हार्ट, अगर हार्ट में कोई लीकेज है या कोई होल है तो वो लंग से होता हुआ एम्बोलाई हार्ट से होता हुआ उस लीक से पास करेगा और सिस्टेमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन में चला जाएगा। इसको हम लोग पैटर्न फोरामेन ओवेल एग्जांपल इसमें आ सकती है।
फोरामेन ओवल जो होता है ना, फीटल के हार्ट में अपर चैम्बर में सेप्टल वॉल के दरमियान एक होल प्रेजेंट होता है जिसे हम फोरामेन ओवल कहते हैं। इसका काम जो होता है, इसने ब्लड को अराउंड द लंग्स लेके जाना होता है, क्योंकि उस वक्त फीटल के लंग्स इतने प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर रहे होते, इसी वजह से वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होती है अगर ये हॉल प्रेजेंट हो। लेकिन आफ्टरवर्ड अगर ये हॉल बंद ना हो तो ये कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है। किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसी वजह से इसका बंद होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर जिन पेशेंट्स में ये बंद नहीं होता तो उन पेशेंट्स में ये सिस्टेमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन हो सकती है। हार्ट का डिफेक्ट आ गया क्योंकि वो बंद नहीं है, वो होल जो है वो बंद नहीं है, जिसकी वजह से उस होल से लंग में से जो एम्बोली आया उस हार्ट में गया, हार्ट से वो जो है वो जो होल था वहाँ से पास होता हुआ सिस्टेमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन में, इसकी वजह से वो डिफरेंट ऑर्गन में भी मज़ीद जा सकता है। नेक्स्ट आप ये डायग्राम में देखें, ये जो आर्टरी है यहाँ पे देखें वो डिसलॉग हुआ हुआ है, कोई भी एम्बोलिज्म यहाँ पे आया हुआ है और इसने आर्टरी को ब्लॉक किया हुआ है। इस तरह ये हार्ट में ये छोटे छोटे डिसलॉग बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो सही तरह से काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम लोग थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की बात कर लेते हैं। इसमें जो सोर्स होता है 80% ये होता है मोराल थ्रोम्बाई से निकलता है। मोराल थ्रोम्बाई हम लोगों ने पढ़ा था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में क्लॉट बन जाता है आफ्टर हार्ट अटैक। तो ये क्या होता है, लेफ्ट आर्टरी सही से ब्लड फ्लो नहीं करवा पाती, और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी ये होता है कि मज़ीद वो जो लेफ्ट आर्टरी है लेफ्ट एट्रिया है वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता। ये इसके एग्जाम्पल में हमारे पास पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकता है। ठीक है, अदर सोर्सेज में एओर्टा की एनोरिज्म हो गया, एओर्टा डायलेट हो गया, अल्सरेटिव प्लैक्स बन गया, वल्विक वेजिटेशन हो गया। वहाँ पे डेस्टिनेशन इसमें जो कॉमन होती है वो लोअर लिम्स होती है। 75% सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म लोअर लिम्स में होता है। ब्रेन में अगर होगा 10% होगा और वो स्ट्रोक में जा सकता है। फिर उसके बाद कुछ इंटेस्टाइन में भी चले जाते हैं, कुछ किडनी में भी चले जाते हैं, कुछ स्प्लीन में भी। आउटकम ये होता है कि जहाँ पे वो एम्बोलिज्म बना हुआ है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल में लिम्ब गैंग्रीन आ सकते हैं, बोवल इन्फेक्शन हो सकता है, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सिस्टेमिक का इतना सा ही था। उसके बाद फैट एम्बोलिज्म में ये होता है कि फैट ग्लोब्यूल्स बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में जाते हैं। ये इस केस में हो सकता है कि जब हमारी कोई बोन फ्रैक्चर हुई है या मेजर ट्रॉमा हुआ है, हमें कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर हो गया, तो वो ग्लोब्यूल्स बाहर निकलेंगे वहाँ से, वो सर्कुलेशन में चले जाएंगे। 90% जो होता है ये स्वेयर स्केलेटल इंजरी के केस में होता है। इसके सिंड्रोम्स जो हमें इसकी अपीयरेंस आती है कि हमारी बॉडी में फैट एम्बोलिज्म होना स्टार्ट हो गए 1 से 2 दिन बाद होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में पल्मोनरी टेक्नीनिया, डिस्निया, पल्मोनरी इंसफिशिएंसी, मतलब ब्रीथिंग में मसला होता है, कभी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है, कभी ब्रीथिंग बहुत स्लो होती है। न्यूरोलॉजिकल में इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, डेलीरियम। इसमें डेलीरियम में क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आता इंसान को, कोमा केस भी हो सकता है। हीमाटोलॉजिक में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, रैश बन जाते हैं हमारी बॉडी पर, पेटेकियल रैश 20 से 50% केसेस में रैश बन जाते हैं, और ये ज़्यादातर चेस्ट वॉल और एक्सिलरी साइड पे बनते हैं, आर्म की साइड पे बनते हैं या चेस्ट साइड पे बनते हैं। मोर्टेलिटी रेट इसमें 5 से 15% होता है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट जो होता है इसमें 5 से 15% होता है। इसकी पैथोजेनेसिस यही होती है कि डुअल मैकेनिज्म में अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है किसी भी किस्म से, कोई फैट ग्लोब्यूल बहुत ज़्यादा हो गया या फ्लैट ग्लोब्यूल जो है वो बोन मैरो से निकल रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है, या बायोकेमिकल इंजरी हो गया, जो कोई भी फ्री फैटी एसिड जो है फैट से निकल रहा है वो एंडोथेलिया की एंडोथेलिया की इंजरी करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से हट के है तो वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन करवाएगी बॉडी में। अगर फ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हो गया तो वो एंडोथेलिया इंजरी करवाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी अपना इन्फ्लेमेशन सिस्टम स्टार्ट करवाएगी। इन्फ्लेमेशन सिस्टम स्टार्ट होगा तो एब्नॉर्मल कोएगुलेशन सिस्टम भी ओपन हो जाएगा, और इस तरह ये इसके पैथोजेनेसिस में आ जाता है फैट एम्बोलिज्म के। नेक्स्ट ये देखें, ये पिक्चर में बताया हुआ ट्रबल ब्रीथिंग होती है, फास्ट हार्ट बीट समटाइम हो जाती है, मेंटल स्टेट में कभी कभार कोमा पे भी इंसान जा सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डस लिवर कंडीशन में आपकी देखेंगे आई में येलोनेस हो जाती है, जॉन्डस हो जाता है, वहाँ फीवर हो जाता है, पेटेकियल रैश आ जाता है इसमें। उसके बाद एयर एम्बोलिज्म की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 तरह की कंडीशन है तो हमें एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। जो 2 कंडीशन है इसमें, अगर कोई भी वेसल है वो आउटसाइड एयर के साथ एक्सपोज हो गई है, या दूसरा जो केस है अगर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट हो गया है, मींस ऐसा प्रेशर जो एयर को सक करना स्टार्ट हो गया बॉडी में, अगर ये 2 कंडीशन है तो हमें एयर एम्बोलिज्म होगा। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, एयर एंटर इन द वेस्कुलर वेसल्स ड्यू टू द कनेक्शन बिटवीन, अगर कोई वेसल का कनेक्शन बन गया है आउटसाइड एयर के साथ, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब जो ऐसा प्रेशर स्टार्ट हो गया जिसकी जो आउटसाइड एयर है
उसको सक करना शुरू हो गया। अगर ये 2 कंडीशन हो गए तो मतलब एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। क्लिनिकल सिनेरियोज में यही होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी जब हम लोग इंजरी कोई भी सर्जरी कर रहे होते हैं तो हम लोग उस पार्ट को खोलते हैं, उस पार्ट में वेसल्स भी मौजूद होती हैं, इर्द गिर्द वेसल्स भी होती हैं। अगर वहाँ किसी किस्म की इंजरी होगी उस वेसल में तो वो जो वेसल है वो एक्सपोज हो जाएगी आउटसाइड द एयर, तो इस केस में एयर एम्बोलिज्म हो जाए। कोई चेस्ट वॉल इंजरी की केस में मैकेनिकल वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा हम लोग एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, उस केस में हो सकता है। हमारे नेगेटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया उस केस में, या कोई सर्जरी के दौरान जब न्यूरो सर्जरी हो रही होती है तो इन सिटिंग पोजीशन में भी हो सकता है। लीथल डोज हम लोग जब तब देते हैं जब 100 ml से ज़्यादा डोज इन पल्मोनरी सर्कुलेशन में देते हैं और 300 से 500 ml इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन द केस ऑफ फैटल कंडीशन। उसके बाद अफेक्ट्स में ये होता है कि जो एयर बबल्स हैं डिफरेंट एयर अगर जहाँ पे जमा गया जब वो आपस में मिलेंगी तो वो एक बड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी, ब्लड फ्लो को रोकेंगी, वेसल्स में एक बड़ा सा क्लॉट बनना स्टार्ट, एयर बबल का समझ लें क्लॉट बन जाता है वहाँ पे, और ये ट्रिगर करवाएगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से मज़ीद वर्स कंडीशन में जा सकता है पेशेंट। उसके बाद इस एयर एम्बोलिज्म की डायग्राम देखें, इस तरह एयर बबल बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट एयर एम्बोलिज्म में एक केस ये होता है कि डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है द बेंड्स। इसमें क्या होता है कि एक डाइवर की एग्जांपल ले लें, जब डाइवर पानी में डीप डाउन जाता है तो तब उसके ऊपर उसकी बॉडी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, इन द केस जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब डाइवर रैपिडली मूव करेगा टूवर्ड वाटर टू द सरफेस ऑफ द वाटर तो जो प्रेशर है वो एकदम से ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से वो जो नाइट्रोजन है वो एकदम से बाहर आ जाएगी और वो जो वॉल्यूम जो फ्लूइड है वहाँ ब्लड से एकदम से बाहर आएगी और जो इर्द गिर्द की जो जगह होती है वेसल होती है वहाँ के जमा होना शुरू हो जाएंगी। तो इस केस में हम लोग यही कहते हैं कि रैपिड डीप प्रेशराइजेशन में जब इंसान जो डाइवर है वो असेंडिंग टू क्विकली फ्रॉम द डीप डाइव, नाइट्रोजन गैस कम आउट ऑफ द सोल्यूशन, के ब्लड में से जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकलती है और वो बबल बना देती है टिश्यूज़ में, और जो बाहर जो भी एरिया है ब्लड वगैरह जो भी है वहाँ पे बना देते हैं। एक्यूट फॉर्म में ये होता है द बेंड, जो पर्सन होता है वो बेंडिंग कंडीशन में चला जाता है। इसमें क्या होता है कि उसके जो मसल्स हैं वो उसमें गैस बबल होने की वजह से पेन होती है वहाँ पे। चौक में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, हमारे जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उसमें जब बबल्स बनते हैं तो जो हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो एक स्ट्रेस कंडीशन में चल जाता है, या तो कभी कभार वो ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभार वो ब्रीथिंग कम भी हो सकती है। क्रॉनिक फॉर्म में केजियन डिजीज़ होती है, अगर एम्बोलाई जो है वो प्रोसेस्ड कंडीशन में चला गया तो हमारे बोन्स में नेक्रोसिस, इस्कीमिक नेक्रोसिस हो सकती है। इसकी एग्जांपल में फीमोरल हेड एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम लोग यही करते हैं कि हम उस पेशेंट को हम लोग ऐसे चैम्बर में हाइपरबैरिक चैम्बर में लेके जाते हैं जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ताकि हम लोग जो बबल बने उसको फोर्स दोबारा सोल्यूशन में फोर्स कर सकें। तो वो जब एक दफ़ा वो सोल्यूशन में वापस चलेगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डिकम्प्रेशन स्टेट में वापस लेके जाते हैं। यहाँ पर डीप डाइवर ने क्या गलती की थी कि उसने वो फ़ौरन बाहर जब आया था तो उसके जो प्रेशर था एकदम से ड्रॉप हुआ था, एकदम से ड्रॉप हुआ तो जो नाइट्रोजन था उसको समझ नहीं आई, वो जो नाइट्रोजन थी वो वेसल से बाहर निकल आई, सोल्यूशन से बाहर निकल आई और इनके टिश्यू में जमा होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से इसको हम डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में ये होता है कि हमने उसे एक दफ़ा जब हम लोगों ने उसको इस चैम्बर में रखा जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो वो जो बबल्स थे वो वापस सोल्यूशन में वापस चले गए। उसके बाद हम लोगों ने इसको स्लोली डिकम्प्रेशन स्टेट में लेके गए। नेक्स्ट ये देखें, इस तरह डीप डाइवर नीचे जाता है और एकदम से ऊपर आता है तो कैसे बेंड हो गया वो। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड में बात कर लेते हैं। ये एक रेयर कंडीशन भी होती है, लेकिन 1 लाख में से जो 2 से 6 बच्चे हैं उनमें ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन यही होती है कि लेबर और पोस्टमार्टम के दौरान ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हो सकता है, हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम लोग ये देख लें, ये 5th लीडिंग कॉज हो सकती है मैटरनल मोर्टेलिटी में। ये देख लें कितनी स्वेयर हो सकती है कि 5th नंबर पे है। इसकी वजह से जो मदर है वो डेथ भी हो सकती है उसकी। पैथोजेनेसिस में यही होता है कि फीटल मटेरियल जो होता है, कोई भी सेल हो सकता है, हेयर हो सकता है, म्यूसिन का कोई पार्ट हो सकता है, जब वो मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है तो वहाँ जाके वो ट्रिगरिंग करवा देता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवा देता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है। समझ नहीं आती बॉडी को ये क्या होता है, तो वो इसकी वजह से एक नॉर्मल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है पल्मोनरी वेसल्स में। उसके बाद मैसिव बायोकेमिकल स्टॉर्म में क्या होता है कि जब एक्टिवेशन होती है कोएगुलेशन, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने कोएगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट किया, तो कोएगुलेशन सिस्टम में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि ये ट्रिगर करवा सकते हैं, डीआईसी को भी ट्रिगर करवा सकते हैं। तो इस केस में डीआईसी भी हो सकता है, इनेट इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है और वेजो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसमें हम हिस्टामाइन आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन आ सकता है। तो उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया, साइनोसिस, शॉक, सीजर, कोमा, हेमरेजेस, डीआईसी हो सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट अप टू 80 और 85% जो सर्वाइव कर जाता है उनमें हमेशा परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी रहती है।
ये देखिए फीटस है प्योर बर्थ, उसमें एम्नियोटिक फ्लूइड कहीं से इंजरी हुई तो वहाँ से प्लेसेंटा के ज़रिए वो ब्लड स्ट्रीम मदर की ब्लड स्ट्रीम में चला गया। तो ये इस तरह किसी भी इंजरी के बाद वो मैटरनल के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहाँ जाके ये एम्नियोटिक एम्बोलिज्म करवा देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एम्बोलिज्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद थ्रोम्बोसिस भी हमने आज कंप्लीट कर गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 टॉपिक रह गए, इन्फेक्शन और शॉक। इंशाल्लाह उसको भी हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।